हेलो दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नोमैड फिजिक्स में और मैं देवेंद्र वर्मा। आज हम हमारा सेकंड चैप्टर जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है अपना वेक्टर। देखो, वैसे तो ये अलग से चैप्टर नहीं है 11th की बुक में, लेकिन इसे पहले पढ़ना होगा बाकी सारी चीज़ें सीखने के लिए। तो देखो, वेक्टर और स्केलर दो तरह की क्वांटिटी होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है वेक्टर और एक होती है स्केलर। दोनों में फ़र्क क्या है आपको पता होना चाहिए। देखो, वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसके अंदर अपने को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए, और स्केलर के अंदर कोई डायरेक्शन की नीड नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहले स्केलर के लिए बात कर लेते हैं कि इट रिक्वायर्स हेलो दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नोमैड फिजिक्स में और मैं देवेंद्र वर्मा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट जो चैप्टर है वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर अपने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसमें हाई लेवल तक जो भी अपने को बाद में यूज़ में आ सकती है फिजिक्स के अंदर, जो वेक्टर से रिलेटेड चीज़ें वो सारी एक साथ कर लेंगे। ठीक है, देखो, वेक्टर और स्केलर दो तरह की क्वांटिटी होती है अपने पास फिजिक्स में। ठीक है, तो मैं दोनों को लिख लेता हूँ पहले। एक तो होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। दो तरह की अपने पास फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है। दोनों में फ़र्क क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। देखो, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके अंदर अपने को मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होती है। ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसके अंदर डायरेक्शन की कोई नीड नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है। जैसे मैं बात करूँ कि डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस अपने पास सिंपल मेजरमेंट होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो जिस क्वांटिटी के अंदर अपने को मैग्नीट्यूड से सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाए, डायरेक्शन की नीड ना हो, उन्हें बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जिन क्वांटिटीज़ के अंदर अपने को मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी नीड होती है, उन्हें बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो लिख लो इनमें पहले बेसिक डिफरेंस क्या कि it requires only magnitude। ठीक है, इसके अंदर नो नीड ऑफ डायरेक्शन, या फिर इनके अंदर डायरेक्शन होती नहीं है। ठीक है, लिख देना नो डायरेक्शन। ठीक है, साथ साथ में क्या होते हैं कि ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करते। वेक्टर लॉ क्या होते हैं अपन आगे सीखेंगे। तो इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ। ठीक है, किसी भी वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती स्केलर क्वांटिटी। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, डायरेक्शन की कोई नीड नहीं होती। वहीं अपने पास जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए? पहला तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, दूसरा अपने पास डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तीसरा अपने पास क्या होना चाहिए? ये वेक्टर लॉ को भी फॉलो करें। ठीक है, वेक्टर लॉ को फॉलो करें। चौथा क्या? ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको भी फॉलो कर लाना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर लिख लो मस्ट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो ये चार रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए? वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए।
अपने पास अगर किसी भी क्वांटिटी में इन चारों में से कोई भी एक जो है क्वालिटी है वो फॉलो नहीं करती तो वो अपने पास स्केलर क्वांटिटी के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपने को क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए, साथ में वो वेक्टर एडिशन लॉ को भी फॉलो करे और साथ साथ में वो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करे, तो वो अपने पास क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और किसी भी क्वांटिटी को अगर रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की नीड नहीं होती तो उसको क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस है जो आपको नोट करने चाहिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे नोट डाउन कर लो। इनके एग्जाम्पल लिख देता हूँ। देखो स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे मास ले लिया मैंने, स्पीड, डिस्टेंस, डेंसिटी, ठीक है। ऐसे और बहुत सारे हैं जो एग्जाम्पल हो सकते हैं स्केलर क्वांटिटी के। इसके एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से, फोर्स हो गया, ठीक है, अपने पास वेलोसिटी होगी, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी अपने पास, टॉर्क हो गया, एक टॉर्क और लिख लो, ये सारी की सारी क्या होंगी अपने पास स्केलर है, वेक्टर क्वांटिटीज़ होंगी जिनके अंदर डायरेक्शन चाहिए होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये अपने पास एक जो क्लासिफिकेशन है दोनों के जो डिफरेंस हैं, तो पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड का पहला यही बनता है कि इन दोनों में डिफरेंस बताओ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी में, तो उसका जो आंसर होगा वो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। ये जो चार क्वालिटीज़ मैंने लिखी हैं, इन चारों में से किसी भी एक को अगर फॉलो नहीं करेगा तो वो अपने पास स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी, और अगर चारों को फॉलो करेगी फिजिकल जो क्वांटिटी है अपनी, तो वो अपनी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसे या स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे देखते हैं। देखो इसको मैं हटाता हूँ। अब देखो मेजर अपने पास वैसे तो कई तरह के वेक्टर होते हैं जिनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मेजर जो अपने पास वेक्टर हैं वो दो तरह के हैं। कौन कौन से, एक्सियल एंड पोलर वेक्टर। कौन कौन से, एक्सियल एंड पोलर वेक्टर। तो मैं अगर पहला बात करूँ पोलर वेक्टर कौन से होंगे, तो ऐसे वेक्टर जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो और एक फिक्स स्ट्रेट लाइन में क्या हो, एंड पॉइंट हो, किसी एक पॉइंट पर जाकर वो वर्क करे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पोलर वेक्टर। तो लिख देना, इट हैज़ ए स्टार्टिंग पॉइंट एंड ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ऐसे वेक्टर जिनमें एक स्टार्टिंग पॉइंट हो और उसी स्ट्रेट लाइन में क्या हो, एक एंडिंग पॉइंट हो या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो, उन्हें बोलेंगे पोलर वेक्टर, ठीक है। जैसे मैं फोर्स की बात करूं, ठीक है, फोर्स की बात करूं तो फोर्स क्या होता है, मान लो कि ये ब्लॉक है तो इस पर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक है, ये एफ वेक्टर हो गया, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो ये अपने पास एफ वेक्टर हो गया, इसे ही क्या बोलेंगे, पोलर वेक्टर, ठीक है। इसमें एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है स्टार्टिंग पॉइंट की डायरेक्शन में, ठीक है। सेकेंड अपने पास क्या होता है, एक्सियल वेक्टर। देखो इसके अंदर जो वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है, ठीक है। तो लिख लो, इट हैज़ डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं, अगर मेरे पास ये है कोई एक सर्कुलर पार्ट है, जो सर्कुलर डिस्क मान लो या रिंग मान लो, उसके अलोंग क्या है, ये राउंड घूम रही है, ठीक है। तो इसके अंदर जो अपने पास इसके मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपने पास क्या होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ
रोटेशन है और इसके अंदर जो वेक्टर की डायरेक्शन है वो इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ही होगी, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। इनके बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन कभी कभार इनके बारे में अगर आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। इन दोनों को नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। हटा दो। अब देखो रिप्रेजेंटेशन इसका हमें सीखना होगा, हमें वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन सीखना होगा। क्या होता है वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन? देखो हेडिंग लगाओ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। इसमें क्या होता है कि अपने पास किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट अपन दो तरीके से कर सकते हैं, या तो एरो बनाकर, ठीक है, सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, या करेंगे क्या उसको किसी डिजिट में या वर्ड के अंदर या फिर लेटर के रूप में अपन क्या करेंगे रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे मैंने क्या बोला कि मैंने ये एक एरो बनाया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये और एंडिंग पॉइंट ये, तो इसे तो बोलेंगे टेल और इसे बोलेंगे हेड, ठीक है। इसकी डायरेक्शन हेड, टेल से हेड की ओर है, ठीक है। अब मैंने बोल दिया ये पॉइंट है ए और ये है बी, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे ए बी वेक्टर, है ना, ए बी वेक्टर। अगर मैंने इसको बोल दिया कि ये डिस्टेंस आर है तो इसको क्या बोल सकते हैं, आर वेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको डायग्राम बनाकर अगर मैं शो करूं तो इसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जिसके अंदर क्या बनाया जाता है, एक एरो बनाया जाता है, जिसके अंदर क्या शो किया जाता है, हेड, टेल एंड लेंथ ऑफ वेक्टर, या इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड। ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जो हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया है, ठीक है। दूसरा अपने पास क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, अपने पास अपने को लेटर लिखने होंगे, या तो सिंगल लेटर या डबल लेटर, ठीक है, और उसके ऊपर एरो बनानी होगी उसके हेड पर, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंगल और डबल लेटर विद एरो हेड। जैसे मैं बोल दूं कोई फोर्स लग रहा है ए से बी तक, कोई क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है, इधर की तरफ लग रहा है। तो इसको अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर इसका करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा ए बी वेक्टर या फिर एफ वेक्टर, है ना। जिसके अंदर ए बी क्या है मेरे पास, इसका मैग्नीट्यूड है, या फिर एफ है जो गिवन है इसका मैग्नीट्यूड है, और एरो क्या बता रहा है, इसकी डायरेक्शन ए से बी की तरफ। अगर मैं बोल देता कि ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, फोर्स इधर लग रहा है, तो इसके लिए मैं क्या कर देता, बी ए वेक्टर कर देता कि बी से ए की तरफ क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है, या फिर इसको सिंपल एफ वेक्टर भी बोला जा सकता था, ठीक है। तो अपने को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आना चाहिए, अपने को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी आना चाहिए। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी, और इसको नोट डाउन कर लो अगर आपको समझ में आ गई है तो, ठीक है। देखो अब वेक्टर के बारे में कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें और देखते हैं, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट वेक्टर्स।
देखो अगर मैंने ये वेक्टर लिख दिया ए बी, ये लिख दिया ए बी वेक्टर, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड मान लो ए बी, ठीक है, कुछ एक फिक्स वैल्यू है x यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, ठीक है। अगर मैंने इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख दिया, इसको यहाँ से उठाकर किसी और जगह मान लो यहाँ पर रख दिया, ठीक है, ए बी, ये ए बी वेक्टर है और इसकी लेंथ मैंने सेम रखी और जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो भी मैंने क्या रखा, सेम रखा। तो ध्यान देना कि अगर मैं मैग्नीट्यूड में चेंज ना करूं, ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड सेम रखा जाए एंड इसका जो एंगल है वो भी सेम रखा जाए, मतलब विदाउट रोटेटिंग इट, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड इसकी डायरेक्शन सेम रखी जाए तो वेक्टर की शिफ्टिंग अलाउड है, ठीक है। इसको मैं उठाकर दूसरी जगह भी पुट कर सकता हूँ। तो लिख लो पहला पॉइंट क्या, वेक्टर शिफ्टिंग is allowed without changing in magnitude and direction, ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज किए बिना इसकी वेक्टर की शिफ्टिंग है जो अलाउड है, पहली बात। दूसरी बात, अगर अपने को दे दे एक से ज़्यादा वेक्टर, इसको मैं हटाता हूँ, ये समझ में आ गया होगा। अगर मेरे को दे दे एक से ज़्यादा वेक्टर, ठीक है, मान लो ये वेक्टर दे दिया और एक दे दिया ये वाला वेक्टर, ठीक है, तो एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल जुड़ा होना चाहिए, ठीक है, जब इनके बीच में एंगल निकालेंगे। तो एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल जुड़ा हुआ है क्या इसमें, मान लो ये है अपने पास ए वेक्टर, ये है अपने पास बी वेक्टर, तो इसके टेल से, बी वेक्टर के टेल से ए वेक्टर का हेड जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हमें देखना है इनके बीच में एंगल, तो इनके बीच में एंगल दो बन रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, दो बन रहे हैं, ये मेजर एंगल, ये माइनर एंगल। तो अपने को करना क्या है, देखो एंगल देखते टाइम अपन क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इतनी बात ध्यान रखेंगे कि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल वो वाला लेंगे जो छोटा है, ठीक है, स्मॉलर एंगल हमें लेना चाहिए, ठीक है। मान लो ये एंगल है, मान लो कि 130 है और ये 50 डिग्री है, ठीक है, 50 नहीं है, ये ज़्यादा लग रहा है, मान लो ये 100 डिग्री है और ये 260 डिग्री है, ठीक है। तो इन दोनों में से एंगल कौन सा लिया जाएगा, एंगल लिया जाएगा 100 डिग्री वाला, ठीक है। दोनों एंगल में से जो छोटा एंगल है वही हम लेंगे दोनों वेक्टर के बीच में। तो लिखो कि स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज टेकन, ठीक है। अपने को छोटे वाला एंगल लेना पड़ेगा हमेशा, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसे। नेक्स्ट देखो, अगर मैंने बोला कि कोई भी वेक्टर ये है, ठीक है, ये मान लो कि ए वेक्टर है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ देखो यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। अगर मैं इसको यहाँ से टेल से क्या करूँ, रोटेट करवा दूँ, मान लो पहले इसकी पोजीशन ये थी, बाद में इसकी पोजीशन कुछ ऐसे हो गई, ठीक है, मैग्नीट्यूड इसका सेम रखा, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम रखा, लेकिन इस बार इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना, कुछ ना कुछ थीटा आ गया, है ना। तो यहाँ से देखो मैंने क्या किया, मैग्नीट्यूड तो सेम रखा लेकिन इसमें क्या किया, इसका एंगल चेंज कर दिया, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। तो आपको पता है कि वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो पहला वेक्टर ये था, तो ये दूसरा वेक्टर होगा ना, ये चेंज हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है। हम वेक्टर देखते टाइम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को कंसिडर करेंगे। तो देखो, when we rotate a vector with any angle जो कि 360 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों? 360 घुमाऊंगा तो वापस इसी पोजीशन पर आ जाएगा और वेक्टर सेम हो जाएगा, ठीक है। तो when we rotate a vector with any angle without changing in magnitude
तो क्या क्या होगा, वी गेट ए न्यू वेक्टर। जब हम किसी भी वेक्टर को किसी भी एंगल से रोटेट करवाएंगे, जो कि एंगल 360 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा किसी भी एंगल पर रोटेट करवा दो, तो हमें क्या होगा, हमें एक नया वेक्टर अपने को मिलेगा। ठीक है, तो अपने को क्या बात ध्यान में रखनी है कि अगर मैं किसी भी वेक्टर को रोटेट करवाऊंगा और मैंने 360 डिग्री अगर रोटेट करवा दिया तो हमें सेम वेक्टर मिलेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी सेम है एंड डायरेक्शन भी सेम होगी। ठीक है, अगर मैंने 360 के अलावा किसी भी एंगल पर रोटेट करवा दिया तो मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाएगी, तो हमें एक नया वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। ओके, तो ये थे कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट वेक्टर के बारे में। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ वेक्टर्स। आप एक काम करो, इसे नोट डाउन करो या फिर इसका स्क्रीनशॉट लो, देन वी विल स्टार्ट। हटा दूँ इसे। अब हेडिंग लगाओ टाइप ऑफ वेक्टर्स। हम देखते हैं कि वेक्टर कितने टाइप के होते हैं, हमें जो सारे पढ़ने हैं। तो पहला लगाओ, यहाँ पर हेडिंग लगाओ टाइप्स ऑफ वेक्टर। इसके अंदर पहला देखो अपने पास क्या है, यूनिट वेक्टर। आपको इसके नाम से ही पता लग गया होगा कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो या 1 हो, उसे क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। तो लिख लो ए वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था वेक्टर में दो चीज़ें होती है, या तो मैग्नीट्यूड और एक अपने पास डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो इसका 1 हो गया, तो जो कुछ भी होगा डायरेक्शन ही होगा। तो जो यूनिट वेक्टर होता है वो रिप्रेजेंट किसको करता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट एक चीज़ लिख लो, इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैंने बोल दिया कि ए वेक्टर है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालूंगा तो ए वेक्टर का मोड निकालना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, अब देखो आपको एक चीज़ पता और होनी चाहिए क्या, कि अगर मैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूँ ए वेक्टर से या ए बी वेक्टर से, मान लो मैंने ए वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, तो इसके अंदर दो चीज़ें कौन कौन सी है, एक तो इसका मैग्नीट्यूड और दूसरा इसकी डायरेक्शन को शो किया जाता है ए कैप से। तो इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, अगर सर पे इसके टोपी लगा दो तो क्या हो जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिखाने का काम करेगा। ठीक है, अगर मैं वेक्टर का मोड निकाल लूँ तो इसे क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और ये अपने पास क्या है, अपना है वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, मैग्नीट्यूड इनटू में डायरेक्शन। इतनी बात अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसके लिए अपने पास डायरेक्शन क्या आई। देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है, जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे। तो इसके अंदर से डायरेक्शन की वैल्यू क्या आई बताओ, ए कैप की वैल्यू कितनी आई, ए वेक्टर अपॉन में मोड ए। हाँ है ना, आई ए वेक्टर अपॉन में मोड ए। तो इसी को क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो इसको नोट डाउन कर लो, आपको यूनिट वेक्टर पता लग गया होगा कि क्या होता है, तो नोट डाउन करो। देखो
इसी के अंदर अगर मैं बताऊं, इसको मैं हटा रहा हूं एक बार, कि जो यूनिट वेक्टर होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है उनके ऊपर कैप लगा के, ठीक है। मैग्नीट्यूड का जो साइन होता है, जो वेक्टर का साइन होता है, उसके ऊपर कैप लगाकर। तो अपने पास हर एक वेक्टर के लिए अलग अलग क्या आ जाएगा, कैप लगाकर हम लिख सकते हैं उसकी डायरेक्शन। लेकिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों के लिए अपने पास जो यूनिट वेक्टर हैं, जो डायरेक्शन है इनकी, वो पहले से प्री डिफाइन होती है, ठीक है। तो लिखो यूनिट वेक्टर्स फॉर एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन आर प्री डिफाइंड। ये फिक्स होते हैं। कौन कौन से? देखो, एक्स एक्सिस अगर मेरे पास होगी तो इसके लिए जो यूनिट वेक्टर होगा उसे बोलते हैं आई कैप, ठीक है। जो वाई एक्सिस होती है इसके लिए जो होगा उसे बोलते हैं जे कैप। जो जेड एक्सिस होती है इसके लिए जो होगा उसे बोलते हैं के कैप, ठीक है। आगे बात समझ में? अब इनको यूज़ में कैसे किया जाता है, कैसे लिया जाता है? देखो, जैसे आपको बोल दिया 3 आई कैप, ये वैल्यू बताओ क्या है, तो आप बोलोगे एक्स डायरेक्शन के अंदर 3 मैग्नीट्यूड का क्या है मेरे पास, कोई एक वेक्टर है, ठीक है। डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस। अगर मेरे को बोल दे कि 4 जे कैप, तो बताओ कि वाई डायरेक्शन के अंदर मैग्नीट्यूड जिसका 4 है एक ऐसा वेक्टर है, ठीक है। अगर मेरे को ऐसे सिंपल के कैप बोल दिया तो इसके अंदर क्या बोलूँगा, जैसे सिंपल के कैप बोल दिया तो सिर्फ डायरेक्शन को शो करेगा जेड एक्सिस की, ठीक है। आगे बात समझ में? तो इसको नोट डाउन करो, फॉर एग्जाम्पल भी साथ साथ में लिख लो, इसके स्क्रीनशॉट ले लो इसका। जैसे इसको सिंपल अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना चाहूँ ना, तो देखो कुछ ऐसा होगा, चीज़ बता ही देता हूँ। ये अपने पास 3D में डायग्राम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इस डायरेक्शन में होगा अपने पास डायरेक्शन की वैल्यू आई कैप, ये होगी जे कैप और ये होगी के कैप, ठीक है। नोट डाउन करो। कर लिया? सेकंड हेडिंग लगाओ अपनी, क्या है, पैरेलल वेक्टर। सेकंड अपनी क्या है हेडिंग, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल का मतलब तो पता ही होगा कि जो एक की डायरेक्शन होती है वही दूसरे की डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या होता है, देखो मान लो कि मेरे पास ये एक डायरेक्शन है, ध्यान से देखते जाना, ये ए वेक्टर है, दूसरा मान लो यही डायरेक्शन का क्या है मेरे पास, बी वेक्टर। तो डायरेक्शन दोनों की सेम, अगर मैंने मैग्नीट्यूड भी सेम ले लिया ना तो वो इक्वल वेक्टर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या बोला है कि सिर्फ डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अलग अलग होना चाहिए, इतनी बात ध्यान में रखिए, ओके। तो ऐसे दो वेक्टर जिनके अंदर डायरेक्शन सेम हो लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो, अलग हो, उन्हें क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो लिख लो 2 वेक्टर्स having same direction but unequal magnitude are called as parallel vector, ठीक है, वेक्टर्स। तो बताओ दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो इनके बीच में एंगल भी कितना होगा, 0। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या, एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर्स इज ऑलवेज 0। कितना होगा, हमेशा 0 होगा, इसे नोट डाउन करो। इसके साथ साथ में क्या बता देता हूं मैं, एंटी पैरेलल वेक्टर। देखो थर्ड पॉइंट है अपना एंटी पैरेलल
वेक्टर। एंटी पैरेलल क्या कि डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट हो एक दूसरे की। अगर एक इधर भाग रहा है तो दूसरा बिल्कुल ऑपोजिट इधर भागे, एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा ऑपोजिट बिल्कुल नीचे जाएगा। ठीक है, तो लिखो टू वेक्टर्स हैविंग opposite directions are called as anti-parallel vectors। ठीक है, और इनका मैग्नीट्यूड भी अलग अलग होना चाहिए, डिफरेंट मैग्नीट्यूड। क्यों होना चाहिए, अभी 2-3 पॉइंट के बाद में आपको समझ में आ जाएगा। तो दो वेक्टर, एक वेक्टर मान लो ये इधर जा रहा है और दूसरा वेक्टर बिल्कुल इसके ऑपोजिट इधर जा रहा है, मैग्नीट्यूड दोनों का अलग अलग, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर। इनके बीच में एंगल कितना होगा, हमेशा एंगल होगा 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। कोई दिक्कत, नोट डाउन करो, फिर इसको हटाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, इसको हटाएंगे। कर लिया। देखो फोर्थ पॉइंट अपना कौन सा है, फोर्थ पॉइंट है अपना इक्वल वेक्टर्स। फोर्थ पॉइंट है अपना इक्वल वेक्टर। देखो ऐसे दो वेक्टर जिनमें मैग्नीट्यूड भी सेम हो एंड डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो, तो ऐसे दो वेक्टर्स को क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। तो लिखो टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन are called as equal vectors। ठीक है, तो दो वेक्टर ऐसे हैं जिनके अंदर क्या हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तो उन्हें क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। जैसे मैंने बोल दिया ये ए वेक्टर है और दूसरा ये बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड भी ए के बराबर है, तो इसको भी ए वेक्टर बोल देता हूँ। डायरेक्शन भी दोनों की सेम, मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर। फिफ्थ अपना पॉइंट है नेगेटिव वेक्टर या फिर ऑपोजिट वेक्टर। ऑपोजिट वेक्टर ये क्या होंगे, देखो ऐसे दो वेक्टर जिनके अंदर मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो। ठीक है, तो ऐसे दो वेक्टर क्या हो जाएंगे, अपने पास नेगेटिव वेक्टर या अपने पास ऑपोजिट वेक्टर हो जाएंगे। तो लिखो टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड opposite direction are called as negative या opposite vector। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया ये ए वेक्टर है और इसी सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, नेगेटिव या फिर ऑपोजिट वेक्टर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपना पॉइंट है क्या, जीरो या फिर नल वेक्टर।
जैसे यूनिट वेक्टर था ना, जैसे यूनिट वेक्टर था जिसका जो मैग्नीट्यूड था 1 था, ठीक है, तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसके अंदर मैग्नीट्यूड हो जाएगा 0। तो लिखो ए वेक्टर having magnitude equal to 0 is called as 0 या फिर नल वेक्टर, ठीक है। तो इसके अंदर सिंपल लिख देंगे ए वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी 0। क्यों? क्योंकि अपने पास एक ऐसा वेक्टर है जिसके अंदर कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं है, जिसके अंदर कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं है, तो उस वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। नोट डाउन करो इसे। अब देखो अपना टाइप्स ऑफ वेक्टर तो हो गए कंप्लीट। अब इसके बारे में 1-2 पॉइंट और पढ़ लेते हैं, उसके बाद में एडिशन आएगा, ठीक है। उसके बाद में वेक्टर का एडिशन देखना है अपने को। तो देखो अपने पास क्या है यहाँ पर, कोप्लेनर वेक्टर। आपको पता होगा कोप्लेनर चीज़ें किन्हें कहते हैं, जो सेम प्लेन में हो, ठीक है। तो लिख लो vectors in same plane are called as coplanar vectors। सिंपल है कि जो वेक्टर सेम प्लेन में उन्हें कोप्लेनर वेक्टर्स बोला जाता है। आपको ये टर्म दिखाई देगी, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कोप्लेनर बोल दे तो वो सेम ही प्लेन में है। जैसे एक्स वाई प्लेन में है पहला वेक्टर, तो दूसरा भी उसी में ही होगा, ठीक है। अपने को इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ध्यान रखनी है, इधर देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद रियल नंबर। देखो किसी भी वेक्टर को एक रियल नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो उसमें होगा क्या, चेंजेस होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, ये अपने को पता करना है। तो ध्यान से देखो, अगर मैंने लिखा ए वेक्टर की वैल्यू क्या लिखूंगा, ए डॉट ए कैप, हाँ है ना, जहाँ पर ए क्या है, मैग्नीट्यूड है, मतलब कोई एक वैल्यू है। अब यहाँ से मैंने क्या किया, किसी भी एक रियल नंबर से ए वेक्टर को कर दिया मल्टीप्लाई, तो यहाँ से क्या आएगा, के ए डॉट ए कैप, हाँ है ना। अब अपने को किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसके अंदर एक डायरेक्शन होती है, दूसरा मैग्नीट्यूड होता है। बताओ पहले मैग्नीट्यूड ए था, बाद में मैग्नीट्यूड चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो इसका मैग्नीट्यूड अलग, डायरेक्शन सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो गया, अलग हो गया। तो इसको बोल दूंगा एक नया वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है। तो ऐसा करने से होगा क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद द रियल नंबर होगा क्या, लिखो इफ वी मल्टीप्लाई a vector with any real number, we get a new vector, नया वेक्टर कैसे भाई डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो गया, चेंज हो गया। इक्वल वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, एक नया वेक्टर अपने को मिल जाएगा, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया वेक्टर मिल जाएगा। देखो हमने वेक्टर की स्टार्टिंग की, सिंपल देखा कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है। उसके बाद में हमने क्या देखा कि वेक्टर होने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। देन हमने एक्सियल एंड पोलर वेक्टर पर बात की, उसके बाद में इसके रिप्रेजेंटेशन पर बात की, ठीक है। फिर इसके बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करते टाइम अपने को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। एंगल उसके बीच में कौन सा लेते हैं, एंगल लेने के लिए हेड और टेल को कैसे एक साथ मतलब कोइंसाइड करवाना होता है, ठीक है। देन हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में स्टार्ट की बात करनी।
तो हमने यूनिट वेक्टर देखा, पैरेलल वेक्टर देखा, एंटी पैरेलल वेक्टर देखा, ऑपोजिट वेक्टर देखा, इक्वल वेक्टर देखा, जीरो वेक्टर देखा। ठीक है, ये सारे वेक्टर हमने देखे, 6 के 6 टाइप हमने पढ़ लिए। देन हमने क्या देखा, कोप्लेनर वेक्टर किन्हें कहते हैं, एंड देन हमने किसी भी एक वेक्टर को किसी भी एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करवा कर देखा कि क्या होता है, तो हमें एक नया वेक्टर प्राप्त होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको क्या करना है, इन पर काम करना है, इनको अच्छे से लर्न करना है, इनको ढंग से इन पर प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन पर काम करेंगे, उसके बाद वेक्टर सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, इन चीज़ों पर काम करेंगे धीरे धीरे। तो हम नेक्स्ट क्लास में अपना वेक्टर एडिशन स्टार्ट करेंगे, और आज हम इतना ही करेंगे, आज के लिए इतना ही। और आप भी पढ़ते रहिए, साथ साथ में जुड़े रहिए। जैसा कि आपको पता है कि इस बार जो आपका नीट का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर फिजिक्स कितनी सिंपल आई थी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल बेसिक से क्या करना है, तैयारी करनी है अच्छे से, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगे, ठीक है, थोड़ा यूज़फुल लगे, और आपको थोड़ा ऐसे लगे कि चलो ठीक है तैयारी अच्छी हो रही है हमारी, हमें हेल्प मिल रही है इससे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ठीक है, इसको चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को भी लाइक करें, एंड अपने जो रिव्यू है वो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाएँ। और दोस्तों थोड़ा सपोर्ट हमें भी कीजिए, क्योंकि आपको अच्छा पढ़ने के लिए मिल रहा है, अच्छा मटेरियल भी मिल रहा है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको सीखने के लिए मिल रही है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, बाकी चीज़ें अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।